और अब खबरों की तफसील। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF की 18वीं सरमायाकारी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और बहादुर फौजियों को एजाज से नवाजा। मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा, BSF और सरहद की हिफाजत के काम में मसरूफ तमाम नीम फौजी दस्तों की वजह से आज हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे पर अपने फ़ख्र का इंदराज कर रहा है। उन्होंने इस बीच शहीद जवानों को भी याद किया। है कि आप सजग बनकर अहर्निश देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। आपके नाम मात्र से ही दुश्मन के दिल दहल जाते हैं। ऐसी ख्याति और कीर्ति आप लोगों ने प्राप्त करी है। इसी के कारण आज देश लोकतंत्र के अपनाए हुए विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और दुनिया के नक्शे पर निश्चित रूप से भारत अपना जो स्थान अब मजबूत कर रहा है, उसमें आप सभी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण और अग्रिम पंक्ति में है। तो उन बलिदानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता, उन योद्धाओं को, वीरों को भी भुलाया नहीं जा सकता जो आज भी -45 डिग्री टेम्परेचर हो या 44 डिग्री गर्मी हो, चाहे लद्दाख की सीमाएं हो, चाहे रेगिस्तान की गर्मी हो, चाहे पूर्वी सीमा में नदी नाले हो, जंगल हो, पहाड़ की चोटियां हो, चाहे गुजरात के कच्छ के रण में एक समतल भूमि पर काम करना हो। BSF और हमारी सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो सीमा सुरक्षा के काम में लगी हैं, उन्हीं के कारण आज भारत विश्व के नक्शे पर अपना एक गौरवमय स्थान उपस्थित करा रहा है। कि नोएडा में बनने वाले जेवर एयरपोर्ट के हवाले से प्रेजेंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि यूपी हुकूमत जल्द मुल्क को एक बड़ी सौगात देने जा रही है। इसका फायदा सभी को मिलेगा। वाज़ेह है कि लंदन की तर्ज पर ही जेवर एयरपोर्ट को डिजाइन किया गया है। जेवर एयरपोर्ट पर दिसंबर 2023 तक परवाजें यानी फ्लाइट्स भी शुरू हो जाएंगी। ढंग से न केवल भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई और विस्थापन के साथ साथ पुनर्वास की कार्रवाई को व्यवस्थित रूप से संपन्न किया गया है और बिना किसी विवाद के। अन्यथा ये वही क्षेत्र था जहां पे गोलियां चलती थी। न केवल कानून व्यवस्था की भीषण संकट खड़ा होता था बल्कि बड़े बड़े आंदोलन भी होते थे। लेकिन आज कितना शांतिपूर्ण तरीके से एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के वहां पर राज्य सरकार सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। इसका उदाहरण जेवर एयरपोर्ट का आज का यह लीज एग्रीमेंट और शेयर होल्डर एग्रीमेंट का एक कार्यक्रम जो आज संपन्न हुआ है, इस बात को प्रदर्शित करता है कि सारे कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से एक अच्छे माहौल में आगे बढ़ रही हैं। जेवर एयरपोर्ट हमारे लिए भविष्य की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने का एक बेहतरीन माध्यम है जो उत्तर प्रदेश के विकास को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उत्तर प्रदेश 2024 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में आगे उभरे, उन संकल्पों को एक नई उड़ान देने का एक बेहतरीन डेस्टिनेशन पूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में आने वाले कुछ ही वर्षों में हम बेहतरीन सेवा देशवासियों को देने में सफल होंगे। 2022 के यूपी इंतखाबात के मद्देनजर कांग्रेस सरगर्म दिखाई दे रही है। आज प्रियंका गांधी ने न्यूज़ 18 के चुनाव लड़ने के सवाल के जवाब में कहा कि ये आगे देखा जाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में पिछले बरसों में अवाम के मुफाद के खातिर जितनी भी कोशिशें हुई हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने की हैं। कांग्रेस कारकुनान जेल भी गए। कांग्रेस आगे भी मेहनत और लगन से अवाम की भलाई के लिए इसी तरह से काम करती रहेगी।
महासचिव प्रियंका गांधी जी, उनसे बात करते हैं। जी मैम, आप इतने लंबे समय के बाद आई हैं, कांग्रेस के लिए क्या उम्मीद देखते हैं देश में? कांग्रेस के लिए क्या उम्मीद लंबे देखते समय से नहीं, मैं मार्च में उत्तर प्रदेश में थी। अच्छा, अभी क्या स्ट्रेटजी रहेगी कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस लगातार यहाँ पर कई दूसरे जो मामले थे जिनमें नहीं खड़े हुए अभी तक, अब क्या स्ट्रेटजी रहेगी कांग्रेस की? हमारी स्ट्रैटेजी हमेशा यही रही है कि जहाँ जहाँ संकट है, जहाँ जहाँ पीड़ा है, वहाँ हम जाएंगे, हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे। अच्छा, आने वाले चुनाव देखा है कि पिछले 1.5 सालों में सबसे बुलंद जो राजनीतिक पार्टियों में से सबसे बुलंद जो आवाज उठी है वो हमारी पार्टी की रही है। सड़क पे हम उतरे हैं, हमारे कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं, बाकी पार्टियों ने इतना बोला नहीं है, इतना बाहर आए नहीं है जितना हम आए हैं। अच्छा, आने वाले हम लगातार करते रहेंगे। जी, आने वाले चुनाव में क्या माना जाए कि प्रियंका जी भी चुनाव लड़ेंगी? अब ये देखा जाएगा। क्या कौन चेहरा होगा? अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे तो क्या मुख्यमंत्री का चेहरा आप होंगे? अब ये सब चीजें मैं आपको अभी से बता दूं। नहीं, क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि जी आप क्या यहाँ यूपी में रह करके आप रणनीति पर काम करेंगे? मैं यहाँ पे काम करूंगी, जिस तरह से मैं करती रही हूँ, लगातार काम करती रहूंगी। ये प्रियंका गांधी जी जो बता रही हैं कि उनके आगे आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी, और इसके लिए स्पेशली यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आई हैं और संघर्ष के लिए जो उनको काम करना है वो लगातार करते रहेंगे। कैमरामैन मनोज शाही के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 लखीमपुर। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर का जोर भले ही आखिरी पायदान पर हो, लेकिन कोरोना कहर के दौरान खरीदी गई जांच किट को लेकर सियासत है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस ने कोरोना कहर के दौरान खरीदी गई करोड़ों रुपए की जांच किट की इफादियत पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की जांच का मुतालबा किया। कांग्रेस का कहना है कि जिस जांच किट को आईसीएमआर ने मंजूरी तक नहीं दी थी, उसकी खरीदारी आखिर क्यों की गई। वहीं वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि हुकूमत कोरोना और उसकी जांच के मामले को लेकर संजीदा है। आज भी 70,000 से ज्यादा लोगों की यौमिया तौर पर जांच की जा रही है। जहां तक कांग्रेस के इल्जाम का सवाल है, यह हसास मसला है, इस पर गौर किया जाएगा। यह गंभीर विषय है, WHO अगर कहता है, और इसलिए हम पूरी तरह से सजग हैं। हम निगाह रखे हुए हैं और इसलिए 70,000 से ज्यादा प्रकरण केस हमारे रोज टेस्ट कर रहे हैं। हम जहां भी कोरोना सर उठाता मिलेगा कुचल देंगे। जिस किट के 30% भी परिणाम सही नहीं थे, जो किट आईसीएमआर ने अप्रूव नहीं की, उनकी अप्रूवल लिस्ट में नहीं थी, मध्य प्रदेश सरकार ने वो खरीदी 7 करोड़ की, और उसके माध्यम से सैकड़ों लोगों को गलत परिणाम दिए। जो सिम्टोमेटिक भी थे वो भी नेगेटिव परिणाम उसमें आए और कोरोना को फैलने में सहायता मिली। आज ये निर्दोष मौतें चीख चीख कर कह रही हैं कि हर तरफ उनके साथ धोखा हुआ है, हर तरफ उनके साथ जो तंत्र के अंदर बैठे लूटखोर थे उन्होंने जो है ज्यादती की है, धोखा किया है। और हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, जांच किट को लेकर एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है, पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे। है ना, इस मामले को समझने की जरूरत है कि जब सेकेंड लहर आई तो हुकूमत ने कोरियन जांच किट को खरीदा था और ये बताया गया था कि कोरियन जांच किट जो है बड़ी इफेक्टिव और इससे जो है फौरी तौर पर जो है रिजल्ट सामने आ जाते हैं। उस जांच किट की इफादियत पर कांग्रेस ने सवाल उठाया। कांग्रेस का कहना है कि 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की जांच किट खरीदी गई और वो किट जिसको आईसीएमआर ने अप्रूवल ही नहीं दिया, और जिसकी जो है जांच की जब बात की जाती है तो उसमें 30% मामले भी जो है उसमें इफेक्टिव नहीं आते हैं। तो ऐसी जांच किट जिसको आईसीएमआर ने अप्रूवल नहीं दिया, तो यहाँ पर हुकूमत ने किस बुनियाद पर उस किट को खरीदा और करोड़ रुपए इसमें खरीदे गए। यहाँ पे बुनियादी सवाल है कि हुकूमत वही काम करती है जिसको आईसीएमआर और दूसरी चीजों से परमिशन मिलती है। तो यहाँ पर जिसको आईसीएमआर ने ही अप्रूवल नहीं दिया है वो किट जो है कोरियन किट क्यों खरीदी गई और उसके पीछे वो कौन लोग हैं, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाया और कांग्रेस ने इसकी जांच का मुतालबा किया है। वहीं पर मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला अगर नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो उन्होंने इसको गंभीर मामला माना है और उनका यह कहना है कि जहां तक जो है कोरोना के मामला है, इसकी जांच का मामला है, कोरोना की दूसरी लहर आखिरी पायदान पे जरूर है, लेकिन आज भी यौमिया तौर पर हुकूमत 70,000 से ज्यादा जो है डेली चेक जांच कर रही है और जहां भी कोरोना के मामला स्तर उठेगा उसको कुचल दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोनों पार्टियों के जरिए जहाँ पे सियासत की जा रही है, वहीं पर हुकूमत की अगर बात करें तो कोरोना को लेकर
मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट जो है 99% से ज़्यादा हो चुका है और पूरे मध्य प्रदेश में अगर एक्टिव मामलों की बात करें तो कुल 235 एक्टिव मामले ही बचे हुए हैं, है ना। मेहताब, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि कोविड-19 को लेकर लगातार सियासत वहां पर होती रही, इस सब के बीच में हमने ये भी देखा कि सेहत का शोबा सबसे ज्यादा मुतासिर नजर आया। अस्पतालों की हालत भी हमने देखी, दवाएं भी मरीजों को नहीं मिल पाई। अब चूंकि तीसरी लहर की बात लगातार की जाती रही है, तो क्या वहां पर जमीनी हकीकत में आपको ये नजर आता है कि वाकई एक बार फिर से तीसरी लहर से लड़ने की कोई तैयारी है या सिर्फ सियासत? देखिए है ना, दूसरी लहर जो आई और उसमें जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, ब्लैक फंगस का मामला जो आया, उसको देखते हुए हुकूमत ने एक सबक लिया और तीसरी लहर से बचने के लिए अभी से जो तैयारी शुरू की गई। मध्य प्रदेश में यहाँ तक कि बच्चों के लिए अलग से वार्ड बना दिए गए हैं। 8,500 ऑक्सीजन बेड जो है मध्य प्रदेश में, जो कल जो यहाँ पे मीटिंग हुई थी जिला स्तर पर वजीर बड़ा शहरी तरक्यात की क़यादत में, उन्होंने जो बताया कि 8,500 बेड जो है तक तैयार की जा चुके हैं और हुकूमत इस मामले में जो है 12,000 बेड ऑक्सीजन बेड बनाने की तैयारी कर रही है। कोरोना की तीसरी लहर को जितनी भी मुतवक्का तैयारियां हो सकती हैं पूरे मध्य प्रदेश में उसकी की जाएगी। और इस बात तो बहरहाल तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां जो है वो फिलहाल नजर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब तमाम तफसीलात के लिए। कोविड-19 के खिलाफ हिफाजती शील्ड यानी टीका न लगवाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है और अब जाकर उन्हें इस बात का एहसास हुआ है। कोरोना टीकाकारी को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की बेदारी मुहिम संजीवनी खुराक जिंदगी की के तहत हमने कर्नाटक, जनूबी कन्नड़ इलाकों के दूरदराज के गांव का जायजा लिया और ऐसे ही खानदान से मिले। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। It's not even been a month. Padma Shri still in shock. Her mother, Sharda Gowda, suffered from high blood pressure. And recently, 3 members of the family, including Padma Shri, tested positive for COVID-19. 2 weeks later, her mother lost the battle. First of all, I never took corona very serious. My mother is only 51-year-old. So I never thought it can come her and it can kill her. Mohan, who works in Dubai, had to get vaccinated. But he repents. His family in India chose to wait it out. When government was suggesting people to take vaccination, if it took it seriously and if I took my mother into vaccination, we could save her today. Do you feel regret? Yeah, of course. We feel regret that we didn't take vaccine before. The death changed their behavior too. Everyone now wears a mask. Importantly, the entire family also registered online to get vaccinated. Since we lost our mother, we don't want to lose our father also. Since he's 45 plus, we immediately took him to the vaccination. We have to listen to the local like panchayat instructions, like don't go outside, wearing masks, not to go to the marriages, social gatherings. We have to be isolated at home first, and if the vaccination is there, we have to take leave for our parents. Their message loud and clear. Please do not delay and get vaccinated immediately. कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।
पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। सीनियर टीआरएस लीडर पीएस श्रीनिवास की जानिब से तहरीर करदा किताब कारा दीपिका का रस्मी इजरा अमल में आया। रियासती वजीर केटीआर के हाथों इस किताब का रस्मी इजरा हुआ। प्रगति भवन में किताब का रस्मी इजरा हुआ। ये किताब टीआरएस हुकूमत की फलाही और तरक्याती स्कीमात पर लिखी गई है। इस किताब में केसीआर हुकूमत की दूसरी मियाद के 2020-21 की फलाही और तरक्याती स्कीमात का अहाता किया गया। किताब की रस्मी इजरा के मौके पर जीएचएमसी मेयर विजय लक्ष्मी गदवाल के अलावा टीआरएस के दीगर लीडर भी मौजूद रहे। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर पेट्रोल और डीजल की कीमतों से जुड़ी हुई। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से आग लग गई है। पेट्रोल की कीमत में इस मरतबा 30 पैसे का इजाफा किया गया। पहली बार मुल्क में पेट्रोल की कीमत 113 की पार हो गई है। मुल्क के ज्यादातर शहरों और रियासतों में पेट्रोल और डीजल में आग लगी है। अवाम नाराज है। लोगों की जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आंध्र प्रदेश के जिला कर्नूल में कांग्रेस पार्टी की जानिब से 10 रोज़ा एहतजाजी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। इख्तितामी एहतजाजी प्रोग्राम में आंध्र प्रदेश के पीसीसी चीफ शैलजानाथ के अलावा एआईसीसी सेक्रेटरी, पीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट और दीगर ने शिरकत की। अहमद अली खान की क़यादत में एहतजाज का इनेकाद किया गया। इस दौरान शहर में बैलबंडियों पर रैली निकाली गई। बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्मे पर फूलमाला पेश की गई। एहतजाजी कांग्रेस लीडरों ने मरकजी और रियासती हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने का रियासती और मरकजी हुकूमतों से मुतालबा किया। डिमांड्स आर 6. Number 1, the BJP government should withdraw the additional central excise on petrol and diesel. That is number 1. Number 2, the state government should withdraw the additional VAT on petrol and diesel. That is number 2. Number 3, the state government should withdraw the road cess on petrol and diesel. That is number 3. Number 4, petrol, diesel and gas should come under GST. Number 5, both the central government as well as state government should reduce the prices of essential commodities. Number 6, the central government should reduce the gas price. जो पेट्रोल डीजल जिस तरह बढ़ा तो हुआ है, इससे पूरा आवाम को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पेट्रोल डीजल गैस और ख़ास करके जो नेसेसरी कमोडिटीज़ का भाव इतना बढ़ गया है कि इसका प्रभाव पूरा हर आवाम के ऊपर पड़ा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी मुतालबा करता है पूरा हिंदुस्तान के हर वासियों को, हर भाइयों की भी तकलीफ को ना नरेंद्र मोदी समझेगा ना जगन मोहन रेड्डी समझेगा। अगर जीएसटी का में लेके आएंगे तो 40 रुपए को मिलेगा। ताजुब की बात यह है कि आज भी $70 प्रति बैरल क्रूड ऑयल चल रहा है। करीब 72 रुपये आपको डॉलर का रेट चल रहा है। रुपी स्टेबल है। उसके बावजूद भी मौजूदा सेंट्रल हुकूमत हो या स्टेट की जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत हो, ये लोग अपने टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, प्राइस बढ़ा रहे हैं रोज़। इसकी वजह हमको तो साफ साफ यही दिखती है, जब से हिंदुस्तान की आवाम कोरोना होने के बाद से वैक्सीनेशन का डिमांड किया है और इस हुकूमत ने मजबूरन वैक्सीनेशन फ्री देने का जो वादा किया है उसके बदले में आवाम को लूट रही है। तो हमारा डिमांड कांग्रेस पार्टी से ये है कि जो कोरोना की हालत में जहां नौकरियां नहीं है, जहां पर छोटे कारोबार बंद हो चुके हैं, जहां मिडिल क्लास आदमी सफ़र हो रहा है, जहां गरीब को कम मजदूरी है, वहां पर आप अगर हर दिन अगर रेट बढ़ाएंगे तो ये लोग जिएंगे कैसे? तो कांग्रेस पार्टी सारे हिंदुस्तान में डिमांड करती है कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए। पेट्रोल और डीजल पर, गैस सिलेंडर के ऊपर, तमाम चीज़ों के ऊपर टैक्सेस कम कर कर इन्हें रीजनेबल प्राइस में लेने के आने। जो नरेंद्र मोदी का राज है ये पूरा चोरों का राज है। इन राज्य में पहले बोला था अच्छे दिन, अभी तो पूरा आदमी
सच्चे के दिन आ गए, जो मरने के दिन आ गए। जो अभी लॉकडाउन है, कोविड की वजह से पूरा रोजगार पूरा दूर हो गया। आदमी जीने का ही मुश्किल है। ये टाइम में डीजल पे, पेट्रोल पे, आज पेट्रोल 108 रुपीज़, डीजल 96 रुपीज़ 48 पैसे किधर जाता है। इसलिए आज अगेंस्ट द गवर्नमेंट वी आर प्रोटेस्टिंग जो एक धरना जो AICC का कॉल। ईद उल अजहा के पेश नज़र शहर हैदराबाद में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की क़यादत में खास इजलास का इनेकाद किया गया। इसमें DGP के अलावा तीनों कमिश्नर्स, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। ईद उल अजहा के लिए तमाम तर तैयारियों का वज़ीर दाखिला ने यहाँ जायजा लिया। पिछले साल कोरोना की वबा के पेश नज़र ईद उल अजहा की नमाज को ईदगाहों और मसाजिद पे अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। इस साल कोरोना की वबा काबू में है। तेलंगाना हुकूमत ने ईदगाहों में ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त दी है, लेकिन कोरोना की गाइडलाइंस पर अमल करते हुए इसका निफाज किया जाएगा। साथ ही ममनुआ जानवरों की कुर्बानी से परहेज करने का भी उन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया। इसके अलावा साफ सफाई पर भी खुसूसी तवज्जो देने की अपील की है। खासतौर से बकरीद की जो ईद की नमाज है, ईद उल जुहा नमाज, वो हर आदमी अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ सकता है। ईदगाहों में भी उसका इंतज़ाम किया गया है, ईदगाहों में भी पढ़ सकते हैं, मगर उसके लिए कंपलसरी लगाया गया कि मास्क कंपलसरी लगाना ज़रूरी है। बगैर मास्क के कोई आदमी नमाज को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना का मुकम्मल खात्मा नहीं हुआ, अभी कोरोना है। आज कई लोग कई इफेक्ट हो रहा है कई लोगों को। तो जितना हो सके मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि एहतियात बरतीजिए और 100% आपको मास्क लगाना कंपलसरी है। जहाँ जो लोग ईदगाह में इंतजाम करना चाहते हैं, ज़रूर ईदगाह में भी नमाज़ पढ़ सकते हैं और मस्जिदों में भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। उसका मुकम्मल नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना से मुतासर अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद ज़रूरत है। आइए एक नज़र डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।